हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी मैं 66 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पीटी में जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसको लेकर आया हूँ। और इसमें 10 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और ये जो है इसका सोल्यूशन है वो 67th एग्जामिनेशन जो री एग्ज़ाम हो रहा है आपका 21 सितंबर को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न है कि एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन वो लगभग हर बार पूछता है। इसीलिए अगर आप 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, साथ में अगर कंसेप्ट भी अगर क्लियर हो जाएगा, तो आराम से आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में है जो और 10 में से कम 7-8 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत सरल है। आप देख रहे हैं जैसा कि इसमें है कि ये जो अलजेब्रा से क्वेश्चन होता है, जो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर या जो उस पर जो बेस्ड होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे या स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, इस तरह का एक क्वेश्चन आपने देखा कि पिछली बार भी पूछा गया था 67th में भी और 66th में भी जो है इसके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसको आराम से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए 598 है प्लस 479 है, ठीक, का स्क्वायर है, ठीक है। फिर माइनस ये है आपका 598, फिर माइनस 479 का स्क्वायर है। और नीचे है इसका डिवीजन में है वही 598 इंटू 479, ठीक, ये है आपका। अब देखिए इसको अगर हम जैसे ये इस बेस पे है, डिपेंड है ये कि अगर ये a है हमारा और ये b है ना, ये a है और ये b है, ठीक है। तो जब बाकी 598 यहाँ भी है, 598 यहाँ भी है, तो आप इसको पहले वाले को a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है उस पर ब्रेक कर लेंगे इस वाले को, और दूसरे वाले को जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक कर लेंगे। आप देखेंगे कि बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। इसको इसके भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे अगर a इक्वल टू ये मान लिया हमने, a इक्वल टू ये है, b इक्वल टू ये है, ये मान है अगर, देखिए ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय हो गया आपका ये ए बी, ठीक है, ए बी हो गया। देखिए इसको ब्रेक करेंगे, ये होता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। और देखिए ये माइनस है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसको, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे में है वो ए बी है जो वही ए बी है। अब देखिए ये इसको आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ये माइनस है तो सबका साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, जो ही ब्रैकेट से आएगा तो बाहर आएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2ab, ठीक है, ये हो गया प्लस 2ab मतलब, और नीचे ए बी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस है, ये स्क्वायर माइनस है, ये कैंसिल हो गया। फिर बी स्क्वायर प्लस है, बी स्क्वायर माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया 2ab, ये प्लस 2ab, ये हो गया हमारा 4ab, है ना, 4ab, नीचे हो गया ab, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो अब देखिए इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा इसका। सिंपली कुछ नहीं करना था इसमें, मतलब वैसे तो इसको लेके भी अलग से कर सकते थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता, इसका स्क्वायर करते उसका स्क्वायर करते, तो मतलब ये इससे बेहतर है कि इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, क्योंकि ये a b है। फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर दिया, फिर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले ब्रेक कर दिया, और बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। ए बी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया इसका 4। तो अगर फॉर्मूला आपको पता है और कैसे उसको यूज करना है, अगर वो अच्छे से क्लियर है, तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, इसमें जो सभी में जो ई है, आपको पता है कि खतरनाक ऑप्शन बीपीएससी द्वारा डाला जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सभी में हमने जो ई ले लिया है, ई यहाँ पे भी मेंशन है, ई आप उसी को समझें कि कुछ सेम है, तो उसको मैंने लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं समझा। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या जो है 1,76,400 है ना, एक शहर की जनसंख्या अभी इतनी है। यदि वह 5% की दर से सालाना बढ़ती है
तो 2 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी ये पता करना है। तो पिछला जो 67 का क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसमें आपको एक मैंने तरीका बताया था, रूल ऑफ फ्रैक्शन। उसमें क्या बताया था मैंने कि अगर पहले का कुछ दिया हुआ हो उसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। रूल ऑफ यानी रूल ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं उसको, है ना, रूल ऑफ फ्रैक्शन। उसको अच्छे समझ लेंगे तो बहुत यूज होगा परसेंटेज वाले क्वेश्चन में, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में। और आपका इस तरह का जो जनसंख्या है पहले है बाद का है तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अगर पहले कुछ दिया हो, मान लीजिए ये मान लीजिए पहले 500 कुछ दिया हुआ है हमें, ठीक है, 500 कुछ दिया हुआ है। अब इसमें अगर पहला बार में 10% की वृद्धि हो गई, मान लीजिए अभी प्लस 10% की वृद्धि हो जा रही है, ठीक। फिर दूसरा केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस 15% की वृद्धि हो गई फिर से, ठीक। अगर फिर तीसरा केस है इसमें मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया कि 10% की कमी हो गई, निगेटिव हो गया, तो फाइनली इसका आंसर वैल्यू यहाँ क्या आएगा, है ना। मैंने बताया था कि अगर पहले का दिया हुआ हो अब बाद का पता करना हो हमें तो कैसे आगे बढ़ना होता है। जितना भी स्टेप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पहले का दिया हुआ है बाद का पता करना है तो कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ जो होगा इसको जो यहाँ पे क्या होगा उसके लिए क्या करना होगा हमें, ये 500, ठीक, इंटू क्या होगा, ये देखिए 10% का पॉजिटिव है यानी वृद्धि हो रहा है। तो मैंने बताया था कि जितने 3 है ना, 3 बार है तो 3 बार नीचे 100 ले लेंगे, पहले 3 बार नीचे में 100 होगा। जब पीछे से आगे जाना हो तो नीचे कोई चेंजेज नहीं होगा, यानी हर में कोई चेंजेज नहीं होगा। 3 स्टेप है तो तीनों में 100 ले लिया, क्लियर। ऊपर में क्या करना है कि जैसे अगर प्लस है तो 100 में से उसको प्लस कर देंगे, अगर माइनस है तो 100 में उतना माइनस कर देंगे, उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 10 प्लस 10 मतलब 10% की वृद्धि हो रही है, इसमें प्लस 10 तो ये होगा 100 प्लस 10 मतलब 110। सीधा डायरेक्ट कीजिए आप, ये 15 की वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा 115। फिर यहाँ पे 10 की कमी हो रही है, ध्यान देना है, कमी हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 10 मतलब 90। इसको सॉल्व करके जो आएगा वैल्यू वही इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब पहले का दिया हुआ हो अब परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो रहा हो और बाद में हमें बाद का निकालना हो तो जितना बार वृद्धि या कमी हो रही हो उतना स्टेप में नीचे में 100 ले लेंगे, ऊपर में अगर वृद्धि हो रही हो तो प्लस, कमी हो रही हो तो माइनस, ठीक है, क्लियर है। अगर इसी का रेसिप्रोकल हो, कभी कभी ऐसा भी होगा आपको कि ये 500 दिया हुआ है, मान लीजिए ये 500 दिया हुआ है, ठीक, और दिया हुआ है कि एक यहाँ पे कुछ यहाँ वाला फाइंड करना है, शुरुआत वाला, है ना। दिया होगा कि इसको आप इसको रब कर दीजिए, पहला वाला केस हो गया। ये दूसरा वाला केस है जिसमें आपको लेटेस्ट का मतलब आंसर बाद जब सबसे बाद वाला दिया हुआ है और पहले स्टार्टिंग वाला फाइंड करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए 500 दिया हुआ है, एक स्टेप में यहाँ पे पहला स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है आपकी, मतलब यहाँ से देखिए ये कोई नंबर है जो हमें पता करना है, ये x है मान लीजिए पता करना है। दिया हुआ है कि पहली बार में यहाँ पे 10% की वृद्धि होती है, फिर दूसरी बार में यहाँ पे अगर मान लीजिए 15% की वृद्धि होती है, और तीसरी बार में अगर मान लीजिए यहाँ पे 10% की कमी होती है, ये कमी वाला है, ठीक। चौथी बार में यहाँ पे लास्ट बार में फिर मान लीजिए कि 20% की वृद्धि होती है, ठीक, ऐसे है। अब फाइनली तब लास्ट में इसका 500 आ गया, मतलब बाद वाला दिया हुआ हो पहले वाला फाइंड करना हो तो क्या करेंगे हम 500 इंटू करके क्या करेंगे, इसमें देखिए जैसे उसमें क्या था नीचे में 100 लेते थे, अब इसमें क्या जितना स्टेप है 1 2 3 4 तो इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 है तो ऊपर में 4 बार 100 ले लेंगे, 4 स्टेप है 4 बार 100, ठीक है। एक बार डेवलप हो जाएगा तो बहुत आसानी से आप इस तरह क्वेश्चन को, जब भी परसेंटेज में कमी या वृद्धि हो तो ऐसे हम करना है। उसमें नीचे में कांस्टेंट लेते थे 100, अब क्या करेंगे जैसे यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही है, यहाँ से यहाँ पहली बार में वृद्धि हो रही है ना तो यहाँ पे 120 कर दिया हमने, सिंपली 100 प्लस 20। यहाँ पे कमी हो रही है तो 100 माइनस 10 90 हो गया, फिर यहाँ पे फिर वृद्धि हो रही है तो 115 हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिर ये वृद्धि हो रही है तो 110 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा x का वैल्यू होगा, यही हमारा x का वैल्यू होगा। तो यही हमने पिछले क्लास में भी समझाया था आपको कि ये रूल ऑफ फ्रैक्शन यानी लॉ ऑफ फ्रैक्शन को कैसे यूज़ करना है। तो पहले से बाद, अगर पहले का दिया हो बाद का निकालना हो तो नीचे 100 कांस्टेंट रहेगा, ऊपर में जितना अगर पॉजिटिव नेगेटिव उसी के अकॉर्डिंगली हम चेंज करते जाएंगे। अगर बाद का दिया हुआ हो पहले का निकालना तो उसके इसमें
क्या होगा, ऊपर कांस्टेंट 100 रहेगा और नीचे अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस करेंगे, कमी हो रही है तो 100 में उतना माइनस करेंगे, और जितना स्टेप है उतना करते जाएंगे तो स्टार्टिंग वाला हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी ये बहुत सरल है, देखिए आप कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जनसंख्या, शुरुआत की जनसंख्या है कितना 176,400। ठीक, ये पहले की जनसंख्या है, 2 साल बाद की पूछ रहा है तो 2 बार 100 ले लेंगे नीचे, क्योंकि पहले का दिया हुआ है, बाद का पूछ रहा है हमें, 2 बार 100 हो गया। ठीक, और दोनों बार में 5% की दर से सालाना बढ़ती है, वृद्धि हो रही है पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा 105, ये हो गया 105। बस कुछ नहीं करना है, बस यही हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 21, ये हो गया 20, मतलब 20, ये 5 से करेंगे तो 5 21 है, 5 20 है, उसी तरह से ये भी हो जाएगा 21, ये भी हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 0, यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 से और कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 2 4 जा और 2 1 जा, तो ये हो गया हमारा 4 4 1 इंटू 4 4 1, क्योंकि ये तो 21 है, ये 21 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जो पहला वाला है 194481, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस अगर रूल ऑफ फ्रैक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर इसका ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम बिना देखे भी सॉल्व किए भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम कर रहा है डी, जो ई वाला ऑप्शन है। अब देखिए अगर 17,000 ये 1,76,400 है, ठीक है, अभी 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो ये 29,000 कहाँ से हो जाएगा, 17 मतलब ये समझ कितना ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये ई ऑप्शन नहीं रहता तो बिना इसी ये वैसे ही हम टिक कर देते, है ना, लेकिन चूंकि ई ऑप्शन है इसलिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5% के हिसाब से बढ़ेगा तो 17 के बाद तो सीधा 29, तो 12,000 तो नहीं बढ़ जाएगा ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये तो और ज़्यादा है, ये तो और ज़्यादा है, तो आंसर तो इसका यही होगा। लेकिन चूंकि ई ऑप्शन है जो दे दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक वाला ऑप्शन है, वो जो है आपको सॉल्व करने के लिए मजबूर कर देता है हमें। ठीक है, नहीं तो ये देखते ही बन जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखिए कि ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन पूछा हुआ है। अब देखिए सीरीज है, उसमें मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। 4 है, ये 18 है, ठीक, 18 है, ये 48 है, फिर आपका ये 100 है, और यहाँ पे कौन सा डिजिट है ये मिसिंग है हमें, उसके बाद 294 है, और फिर आपका 448 है, 448 है। तो ये सीरीज एक्चुअली है ना किस रूल के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, ये अगर हमें स्ट्राइक कर गया या हमने फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन वहीं पे हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हम देखेंगे, आप देखिए 1 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक, फिर 2 इंटू 3 स्क्वायर, इसके ऐसे इंक्रीज कर रहा है, 3 इंटू 4 स्क्वायर, मतलब देखिए जैसे 1 इंटू 2 स्क्वायर तो 4, 2 इंटू 3 स्क्वायर 18, 3 तो 9 तो 18, फिर 3 4 4 16 48। उसी तरह से ये हो गया हमारा 4 इंटू 5 स्क्वायर, 4 इंटू 5 स्क्वायर हो गया, मतलब 4 इंटू 25 100। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 6 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बाकी ये भी इसी टर्म में है, तो आंसर हो जाएगा हमें हमारा 36 इंटू 5, है ना, ये हो गया 6 5 जा 33 और 5 या 15 180 आंसर हो गया इसका। ठीक, ये स्ट्राइक कर गया आपको। बस एक ये इस तरह का क्वेश्चन एक पैटर्न पे आगे पे बढ़ रहा होता है, वो पैटर्न आप अगर ढूंढ लिए, आपका स्ट्राइक कर गया वो पैटर्न, तो बहुत आसानी से हम इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 180, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल वाला। देखिए क्वेश्चन है बेसिकली इसमें क्या कि आपको गिवन है कि 2n C3 रेशियो है NC2, ठीक है, NC2, और ये गिवन है हमें 44:3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें n का वैल्यू पता करना है कि n इक्वल टू क्या होगा, ये हमें पता करना है आंसर। ठीक, तो कितना सरल है, आप ये देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखते ही ये इसको छोड़ देते हैं, इसको अटैम्प्ट ही नहीं करते, लेकिन इसका कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन है बहुत सरल। ठीक है, इस कंसेप्ट पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए NCR होता है कि NC बेसिकली NCR होता है, ये NC, इसको आप समझ लीजिए NCR है बेसिकली। ठीक है, NCR मतलब क्या होता है
कि कम्बिनेशन, सी फॉर कम्बिनेशन, ये सी फॉर कम्बिनेशन, कम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, कम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। इसका फॉर्मूला होता है जब एन सी आर है मतलब फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। मतलब फैक्टोरियल एन वाला ऊपर जो एन है आर फैक्टोरियल आर, और फिर इसमें से इसको माइनस कर लेंगे एन माइनस आर, उसको भी फैक्टोरियल में ले लेंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर का फॉर्मूला। तो चल गया। अब फैक्टोरियल क्या होता है ये भी समझना जरूरी है कि जैसे फैक्टोरियल आप समझिए ऐसे कि फैक्टोरियल 5 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मतलब 5 से जितना फैक्टोरियल हो वहीं से स्टार्ट करना है, एक घटाते जाना है। मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब ये हुआ कि एक एक घटाते जाना है, तब तक घटाते जाना है कि 1 तक इसको पहुंचना है ना, इसको 1 तक लाना है, वहीं पे जाके ये फिनिश हो जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ना है। मतलब फैक्टोरियल को जब हम फैक्टोरियल साइन जब हमें हटाना होता है, जो फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर है या डिजिट है या कुछ भी है उसमें से एक घटाते जाएंगे। ये 5 है तो 5 - 1 अगला होगा, फिर ये 4 - 1 अगला होगा, फिर ये -1 अगला होगा, लास्ट में 1 तक पहुंचना है हमें। अगर उसी तरह समझ, अगर n है हमारा फैक्टोरियल n को ब्रेक करना है हमें, तो क्या होगा, पहला वाला n होगा, ठीक, दूसरा क्या होगा फैक्टोरियल n-1 होगा, फिर उसके बाद n-2 होगा, मतलब मल्टीप्लाई करते जाना है ना, ऐसे करके लास्ट में 1 तक आएगा ये। मतलब पहला n में से एक घटाया, एक और घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा n-2 हो जाएगा, फिर एक और घटाएंगे तो एक n-3 हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ तक आना। मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि उससे स्टार्ट करना है और 1 तक घटते हुए क्रम में एक एक घटाते हुए जाना है और 1 तक पहुँचना है। और फॉर्मूला हमारा ये है, बस ये 2 चीज़ है। अगर फॉर्मूला पता है और ये फैक्टोरियल कैसे यूज़ करना है वो पता है तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे इसको। ठीक है, देखिए पहला ऊपर में है हमारा 2n है, ठीक, ये फैक्टोरियल 2n हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे में है क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 2n -3 फैक्टोरियल, ये यहाँ तक फैक्टोरियल 3 हो जाएगा ना, फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, यही तो लेते हैं ना। फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 2n है यहाँ पे तो 2n, अब फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n-3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसका नीचे हो जाएगा हमारा, देखिए नीचे हो जाएगा, फिर इसको वाले नीचे वाले को करेंगे तो ये भी हो जाएगा फैक्टोरियल n ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n-2 हो जाएगा, बस सिंपल। और ये हो गया हमारा 44/3, 44/3 हो गया। बस इसको ब्रेक करना है, बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे इसको। ठीक है, अब देखिए ये 2n फैक्टोरियल यहाँ पे है, 2n फैक्टोरियल, ठीक, यहाँ पे फैक्टोरियल ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n-3। ठीक है, अब ये इंटू होगा तो पता है आपको ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमें फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो है ये n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 44/3। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब देखिए याद रखिए थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे फैक्टोरियल 2n है, यहाँ फैक्टोरियल 2-3 है, तो पहले ऐसे कर सकते हैं इसको, फैक्टोरियल 2n मतलब इसको ऐसे किया 2n, फिर ये हो जाएगा हमारा 2n-1, क्लियर है, फिर ये हो जाएगा 2n-2, और इसको 2n-3 जो है उसको छोड़ देंगे यहीं। क्यों छोड़ा हमने यहाँ पे कि नीचे फैक्टोरियल 2n-3 है, इसको एक एक घटाते जाएंगे तो यहाँ आएगा ना, तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ के नीचे में, क्योंकि इसके डिवाइड में ये वाला है ना, ये तो फैक्टोरियल 3 है, इसको हम 3 इंटू 2 कर सकते हैं। 3 इंटू 2 1 का कोई मतलब नहीं है, कि जैसे हम बताया कि 5 को कैसे 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक करेंगे, तो इसको 3 फैक्टोरियल 3 है मतलब 3 इंटू 2 1 भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 भी कर लेते हैं। ये हो गया इसका सोल्यूशन। इसको हम यही छोड़ देते हैं, क्यों, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लाके छोड़ा कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो है इसका हो गया सॉल्यूशन, इसका कैंसिल हो जाएगा ये। उसी तरह से अब देखिए ये वाला क्या करेंगे, ऊपर में ये 2 है हमारा, तो ये तो हमारा 2 ही हो गया, 2 इंटू 1 हो गया। ठीक, अब फिर देखिए ये फैक्टोरियल n-2 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए ये जो फैक्टोरियल n है नीचे n है, तो n को फिर क्या करेंगे n इंटू n-1, ठीक, ये n-2
यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाएगा ना, ये वाला फिर यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ा हमने कि ऊपर में n-2 है, तो यहाँ पे n-2 तक लाके इसको छोड़ देंगे ताकि ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये n-2 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आपका ये 2 जो है, ये 2 ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। ये n देखिए, ये n जो है, ये n यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये n-1 है ना, ये n-1 है। अब इसको अगर यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये भी n-1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा। तो ये n-1, ये n-1 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब नीचे में कुछ बचा, नीचे में कुछ नहीं बचा है ना, सिर्फ 3 बचा यहाँ पे। और इक्वल टू यहाँ पे तो है ही हमारा लास्ट में 44/3 है, 44/3 है। अब देखिए यहाँ से इसी तरफ है, तो ये 3 भी कैंसिल हो गया। इक्वल यहाँ लेंगे तो ये 44/3 है, ये भी इक्वल के नीचे है, तो ये 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए हमें बच क्या गया, बच गया यहाँ पे बचा 2n-1, ठीक, और यहाँ पे बचा 2, सिर्फ यही बचा, यहाँ पे 2 बचा, ये वाला 2 है ना, जब ब्रैकेट में ये है, एक 2 जो है एक यहाँ पे है, तो ये हमारा 4 हो गया है ना, 4 बच गया। इधर बच गया हमारा 44, इधर बस 44 बच गया, 44 बच गया यहाँ पे, क्लियर है। अब देखिए ये 11 जा कैंसिल हो गया, 11 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2n-1 इक्वल टू 11 हो गया, तो n-2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 + 1 मतलब 12 हो गया, तो n इक्वल टू यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। कितना आसानी से सॉल्व हो गया ये, ठीक है। तो 6 वाला कौन सा ऑप्शन में है देखना पड़ेगा, ये इस वाले में बी ऑप्शन में 6 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे करना है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और साथ में जो फैक्टराइजेशन को, फैक्टोरियल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बस यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि जहाँ पे 2n-3 है ना, इसमें जैसे n-3 है, इसको 2n घटाएंगे इसको, तो यहाँ पे लाके छोड़ना है, क्योंकि नीचे वाला से वो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से जब n-2 यहाँ पे है तो इसको घटाते हैं, वहाँ तक घटाएंगे, जब n-2 आ जाएगा तो वहीं फैक्टोरियल लगा देंगे, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से ये भी 2n है, तो अगला 2n-1 होगा, अगला 2n-2 होगा, नेक्स्ट वाला 2n-3 होगा, एक घटाते जाना है। तो 2n-3 वहीं पे आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं फैक्टोरियल लगा के उसको छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि नीचे है सेम, तो कैंसिल हो जाना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन पे जो बेस्ड क्वेश्चन होता है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। सरल है, बस एक बार समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये एक क्वेश्चन आता है परमुटेशन पे, जैसे NPR, वो हमने NCR किया, NPR उसको भी यहीं पे समझ लीजिए आप। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n-r। अंतर देखा आपने NCR NPR में, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे r भी होता है NCR वाले में, लेकिन NPR वाले में सिर्फ इतना होगा। इसको बोलते क्या हैं, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। उसको बोलते थे परमुटेशन ऑफ n थिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, इसको बोलते हैं परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। उसका फॉर्मूला होता था NCR का, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। लेकिन NPR में ये फैक्टोरियल r वाला नीचे नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस पे बेस्ड जब क्वेश्चन आएगा तो उसको अच्छे से वहाँ पे फिर से एक बार डील कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि m संख्याओं का औसत n² है, ठीक है, और n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n संख्याओं का जो औसत हो क्या, कितना सरल क्वेश्चन है। आप देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि औसत जो हम फाइंड करते हैं, जब भी औसत फाइंड करते हैं तो औसत क्या होता है, औसत होता है संख्याओं का योग। जितनी संख्या है, संख्याओं का योग जो होता है ना, संख्याओं का योग, ठीक, गुने कुल संख्या, जितने नंबर है, वो औसत मतलब यही होता है ना। जितना संख्या होता है सभी को ऐड कर देते हैं, ऊपर से जितने संख्या है उसको काउंट कर लेते हैं, उससे इसको डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा औसत होता है। बस यहीं पे, तो यहाँ से संख्याओं का जो योग होगा, संख्याओं का, देखिए संख्याओं का जो योग होगा, तो क्या यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, संख्याओं का योग अगर हमें पता करना हो, जितनी संख्याएं हैं सभी संख्याओं का कुल योग कितना होगा, तो औसत को जब हम
कुल संख्या यानी संख्याओं कितने संख्या हैं उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें संख्याओं का योग निकल जाएगा। सभी संख्याओं को मिला के कुल कितनी संख्याओं का योग, ये कुल संख्या मतलब क्या, संख्याओं का नंबर कितना है, 10 है 20 है ऐसे करके ये बस यही पे अप्लाई कर। यहाँ देखिए m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, यहाँ पे m संख्या है, m यहाँ पे संख्या है और n औसत है, तो योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से योग फाइंड कर लेंगे, पहले वाले में औसत है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो n स्क्वायर औसत है यहाँ पे, ठीक है, और m जो है संख्या है, तो ये संख्या कुल संख्या का योग हो जाएगा m n स्क्वायर, ठीक, पहला वाला। फिर दूसरा वाला में है कि और n संख्याओं का औसत, यहाँ पे n संख्या है, औसत है m स्क्वायर। फिर दूसरा वाला जो योग है, योग मान लीजिए दूसरा वाला ये योग 1 हो गया, ये योग 2 हो गया मान लीजिए, है ना। दूसरा वाला में क्या होगा, m स्क्वायर इंटू n, इसमें दिया हुआ है कि औसत है m स्क्वायर। दूसरा वाला केस में देखिए औसत है, यदि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है और संख्या n है, तो कुल संख्या क्या हो जाएगा, m स्क्वायर n, ठीक। अब देखिए अब कुल संख्या कितना हो जाएगा, पहले वाले में संख्या है m और दूसरे वाले में संख्या है n, तो कुल संख्या क्या हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा हमारा m प्लस n, ठीक है, कुल संख्या हो जाएगा m प्लस n, दोनों संख्या मतलब पहला में अगर 10 संख्या है था और दूसरा में 5 संख्या है, तो कुल संख्या कितना 15 हो जाएगा ना, तो वही m प्लस n। और कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग जो होगा यहाँ से कुल योग कितना हो जाएगा, देखिए कुल योग, ये योग पहला वाले का योग ये, दूसरे वाले का योग ये, तो दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n, ये कुल योग हो जाएगा, ये कुल संख्या है। तो फिर औसत क्या होगा इसका, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, औसत होगा यहाँ पे कुल योग, हमें पता है कि कुल योग संख्याओं का कुल योग, तो m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n कुल योग, और कुल संख्या कितना है m प्लस n, कुल संख्या हो गया हमारा m प्लस n, बस यहीं पे हो गया सॉल्व। अब देखिए m n इसमें भी कॉमन आएगा, m n इसमें भी कॉमन आएगा, तो m n यहाँ पे कॉमन आ गया, ये बच गया आपका n प्लस m हो गया और नीचे हो गया m प्लस n, तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, एक ही बात है, तो ये हो गया m n। तो कुल संख्याओं का जो औसत हो जाएगा उस केस में वो होगा m n हमें देखना है जो किस ऑप्शन में है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें ये हमारा m। बस ये बेसिक यही पे था, जो हम एवरेज पे सिंपल जो औसत निकालते हैं उसी पे बेस्ड था, यहाँ पे नंबर नहीं दे के m और n के टर्म में गिवन था, ये आपको समझना था। बाकी ऐसे करके बहुत आसानी से इसको फाइंड कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो घड़ी पे डिपेंड है, बहुत सरल है, वैसे उसका ट्रिक भी है, लेकिन आपको सिंपली डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है, सिंपली हम लोग बहुत आसानी से बिना किसी ट्रिक के इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, अब 5:10 पर घंटे की सुई कितना डिग्री तक घूम जाएगी, मान लीजिए ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लीजिए ये घड़ी है, पहले घड़ी कंसेप्ट समझने के लिए घड़ी बनाना जरूरी है, ठीक है। ये राउंड घड़ी है, जब भी घड़ी हो मतलब राउंड समझना है, वो रेक्टेंगुलर शेप वाला घड़ी नहीं, राउंड ही सर्कुलर घड़ी, ठीक है। घड़ी से मतलब सर्कुलर घड़ी है। अगर देखिए 12 बजे चलना घड़ी, घंटे की सुई जब यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पे होता है, ठीक है। और जब 5 बजे मतलब यहाँ पे 5 बज रहा है, ये 5 है। अब घंटे की सुई जो है यहाँ पे है, यहाँ पे 5 बजे, क्योंकि 5:10 पे, तो मान लीजिए 5:10 पे घंटे की सुई थोड़ा सा इधर होगा, यहाँ पे आएगा, ये मान लीजिए घंटे की सुई हो गया, ठीक है। अब ये एंगल कितना बनेगा ये हमें पता करना है, ये वाला एंगल कितना, बस कुछ नहीं पता करना है, एंगल हमें पता करना है कि एंगल बेसिकली कितना है। देखिए कितना सरल है, ये 5 बज रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे 5:10 है, यहाँ पे मान लीजिए 6 है, एग्जैक्टली यहाँ पे 6 होता है, ये 5:10 पे थोड़ा सा 5 से थोड़ा सा आगे रहेगा घंटे की सुई। अगर मान लीजिए घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, मतलब 12 घंटे में वो 360 का एंगल बनाएगी, 12 घंटे में 360 का एंगल बनाएगी। तो एक घंटे में कितना बनाएगी, 360 डिवाइड बाय 12 मतलब 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री बनाएगी एक घंटे में। तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक है ना, एक घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना बनाएगी, 30 × 5, ये तो हो गया आपका 150 डिग्री,
50 डिग्री तो ये हो गया है ना 5 घंटे में। लेकिन एक 10 मिनट भी तो है ना, 10 मिनट और एक्स्ट्रा भी है ना, तो थोड़ा सा आगे आएगा। तो यहाँ तक होता, अगर यहीं तक होता तो 150 बनाती, लेकिन 5 10 बता रहा है, तो 10 मिनट जो एक्स्ट्रा उसका भी एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो 1 घंटा में बनाती है, अभी निकाला हमने 1 घंटा में 30 डिग्री, मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना 30 डिग्री, मतलब 1 मिनट में कितना 30/60, तो 10 मिनट में कितना 30/60 गुने 10, 10 छक्के 6 5, मतलब 5 डिग्री बनाएगा 10 मिनट में। ठीक है, 5 डिग्री 10 मिनट में, 5 घंटे में 150, अगला 10 मिनट में बनाएगा 5 डिग्री, तो टोटल हो जाएगा ये 5 डिग्री, मतलब 155 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। कितना सरल है, बस ये डे टू डे लाइफ में ही है, इसलिए कुछ ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि घड़ी 1 घंटे में 30 डिग्री की एंगल, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। कैसे बनाएगा, क्योंकि 12 घंटे में पूरा राउंड लगाती है घड़ी का जो घंटे वाली सुई है, तो वो 360 डिग्री घूमती है 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 150 और 10 मिनट में 5 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 155 डिग्री। ये सी वाला जो है आंसर हमारा हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, किया हमने 4 क्वेश्चन अभी और करना है जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में एथलेटिक टीम का एक समूह है, मतलब एथलेटिक टीम मतलब जिसमें बहुत सारे खेल खेलने वाले स्टूडेंट हैं उसमें सम्मिलित है। उसमें देखिए कि 21 प्लेयर जो हैं वो आपके बास्केटबॉल टीम में हैं, 26 जो हॉकी टीम में, 29 जो है फुटबॉल टीम में है। अगर 14 जो है आपका हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलता है, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है, तथा 15 जो है हॉकी और फुटबॉल खेलता है, और 8 जो है तीनों खेल खेलता है। तो हमें पता करना है कि केवल फुटबॉल, ओनली फुटबॉल कितना खेलता है, केवल फुटबॉल। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 खेल है, 3 वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये मान लिया पहला वेन डायग्राम, आराम से समझना है इसको, बहुत सिंपल है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, फिर तीसरा वेन डायग्राम ये है, 3 वेन डायग्राम है। ठीक, अगर मान लीजिए ये आपका ये बास्केटबॉल का है ये वाला, बी ये फुटबॉल का है ये वाला मान लीजिए हॉकी का है ना, ये वाला हॉकी का है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो नंबर लेते हैं जो सब में कॉमन हो, जो तीनों खेलता है। ठीक है, तीनों खेलता है, तो उसमें देखिए 8 जो है वो तीनों खेलता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि सब में कॉमन वाला कौन सा है। तो ये जो है ना, ये वाला, ये जो है ये सब में कॉमन है 8, मतलब देखिए ये फुटबॉल में भी है, बास्केटबॉल में भी है, हॉकी में भी है, मतलब सबसे जो तीनों खेलने वाला ये यहाँ पे हमें 8 ले लिया। ठीक, जब तीनों वालों को ले लिया तो अब लेंगे 2 खेलने वालों की संख्या। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि 14 जो है हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है, तो हॉकी एंड बास्केटबॉल ये दोनों मिला के 14 खेलता है। तो अब देखिए ये जो है ये जो हॉकी है, अब ये फुटबॉल को भूल जाइए, ये है वॉलीबॉल, सॉरी बास्केटबॉल का, ये है हॉकी का। तो इतना ये वाला एरिया कॉमन है उसमें, ये वाला एरिया कॉमन है ना, ये वाला, मतलब हॉकी एंड उसमें हॉकी में और बास्केटबॉल में देखिए ये वाला जो एरिया है ये वाला पूरा कॉमन है, इसको ये वाला कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है ये वाला, वो दोनों मिला के आपका 14 होगा। 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है। ठीक है, तो जबकि 8 तो इसमें ऑलरेडी है, तो ये 8 जब ऑलरेडी है तो ये वाला जो होगा, जो रेस्ट बचेगा, यानी 14 में से 8 को घटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6। समझ में आया, ये टोटल जो है अब ये कॉमन है बास्केटबॉल एंड हॉकी में, ये टोटल कॉमन है, ये वाला एरिया कॉमन है। ठीक है, तो उसमें 8 तो ऑलरेडी सब आ गया है पहले ही, जो तीनों में खेलता हो तो उसमें भी आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 6 होगा। अब दूसरा डबल वाला लेते हैं, इसमें देखिए 12 जो है आपका फुटबॉल और बास्केटबॉल, 12 जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल है, तो उसमें भी देखिए 12 है, ये टोटल ये वाला एरिया 12 होगा, ये वाला है ना, तो 8 ऑलरेडी है तो ये 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब फुटबॉल एंड हॉकी में देखिए 15 जो है फुटबॉल एंड हॉकी दोनों खेलता है, तो फिर उसी तरह से फुटबॉल एंड हॉकी में कॉमन क्या होगा, देखिए ये जो पूरा है ये वाला एरिया जो है पूरा फुटबॉल एंड हॉकी में कॉमन है, ये वाला है ना, तो 15 खेलता है, तो 8 इसमें ऑलरेडी है, तो ये वाला जो होगा वो 7 हो जाएगा, ये वाला होगा वो 7 हो जाएगा। ऐसे फाइंड करना होता है। अब देखिए
अब आते हैं सिंगल वाले में। तो 21 है बास्केटबॉल टीम में, 21 है बास्केटबॉल टीम में। देखिए बास्केटबॉल का ये डायग्राम हो गया पूरा, ये वाला हो गया बास्केटबॉल का। तो 21 अगर है, टोटल 21 है ना, उसमें 4, 8 और 6 तो उसमें आ गया है पहले ही। ये देखिए ये अगर डायग्राम लेंगे बास्केटबॉल वाला, 4, 8 और 6 तो इसमें आ गया है। तो 8, 4, 12 और 12, 6, 18, 12, 6, 18 इसमें आ गया है। तो 21 टोटल है, 18 आ गया है, तो ये कितना होगा, 3 होगा ना, सिर्फ ये सिर्फ 3 बचेगा। 26 है हॉकी, 26 है हॉकी में, हॉकी वाला ये है, ये टोटल 26 है। तो 8, 7, 15 और 15, 6, 21, 21 इसमें आ गया, 26 है टोटल, तो ये सिर्फ 5 होगा, ये सिर्फ 5 होगा। उसी तरह से फुटबॉल में देखिए, फुटबॉल में कितना है, फुटबॉल में 29 है। तो उसी तरह से फुटबॉल वाला ये वाला फुटबॉल होगा, ये वाला फुटबॉल होगा। तो इसमें ऑलरेडी 4, 8 और 7 ऑलरेडी इसमें आ गया है। तो 8, 7, 15, 15, 4, 19, 29 में से 19 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। अब जो भी पूछ रहा है आप देख लेंगे, केवल फुटबॉल पूछ रहा है, केवल फुटबॉल, तो यही होगा हमारा आंसर, 10 इसका आंसर होगा। केवल फुटबॉल तो ये वाला, अगर केवल बास्केटबॉल पूछता तो 3 हो जाता, अगर केवल हॉकी पूछता तो ये 5 हो जाता। तो यही ऐसे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम के आधार पे, और ये अक्सर बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, ठीक है। तो जिसमें इसका आंसर बेसिकली 10 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हमने लिया नहीं है तो इसका ज़रूरत नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन 25 दिनों में एक काम करता है, कर सकता है, मतलब एक काम को मोहन अकेले करेगा अगर तो 25 दिन में उसको फिनिश कर लेगा। उसी काम को सोहन जो है वो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी काम को सोहन अकेले 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम करता है, दोनों मिल के एक साथ 5 दिन तक काम करता है। उसके बाद मोहन जो है काम छोड़ के चला जाता है ना। तो रेस्ट जो काम बचा वो सोहन को और कितना दिनों में पूरा करेगा सोहन, ये हमें पता करना है। देखिए मोहन जो है 25 दिनों में एक काम कर, मतलब 25 दिनों में करता है, ठीक। तो ऐसे देखिए मोहन 25 दिन में मान लीजिए एक काम करता है ना, कंप्लीट करता है, एक 1 वर्क करता है, ठीक। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/25 मोहन करेगा वो एक दिन में। उसी तरह सोहन जो है, सोहन कितना में करता है, 20 दिन में 20 डेज में एक वर्क कर लेता है कंप्लीट, है ना। तो सोहन का एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20, ठीक। तो दोनों मिल के मोहन प्लस सोहन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/25 प्लस 1/20, है ना। 1/25 प्लस 1/20 ये दोनों मिल के एक दिन में करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा, एलसीएम 100 हो जाएगा, 4 + 5 यानी 9/100 काम करेगा दोनों मिलके एक दिन में। लेकिन दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या कि 5 दिन तक साथ काम करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर करेगा 9/5। तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 दिन में दोनों में कितना कर लेगा, 9/100 गुने 5, तो 5 बीसन, तो मतलब दोनों मिलके 5 दिन में कितना काम करेगा, 9/20, 9/20। इतना काम तो कंप्लीट हो गया, 5 दिन में इतना काम कंप्लीट। अब मोहन चला जाता है, मोहन अब चला गया, तो इसका मतलब काम रेस्ट कितना बचा, काम बच कितना गया, टोटल काम 1 था, इतना काम कंप्लीट हो गया 9/20, तो ये बच गया 11/20, 11/20 काम बच गया, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि 11/20 काम जो है सोहन कितना दिन में करेगा। तो सोहन जो है एक दिन में कितना, एक काम करता है 25 दिन में, सोहन जो है एक काम करता है 25 दिन में, ठीक है। तो 11/20 काम कितना दिन में करेगा, 11/20 काम करेगा वो 25 गुने 11/20, 5 × 25, 5 चौका, ये 55/4 दिन में करेगा ये काम सोहन कंप्लीट करेगा। रेस्ट काम 11/20 काम बच गया ना, तो सोहन करेगा 55/4 दिन में। इसको अगर पॉइंट में ले लेंगे तो पॉइंट में हम फाइंड कर सकते हैं, 4 × 1 = 4, मान लीजिए 4 × 1 = 4 हो गया, ये हो गया आपका 15, 4 × 3 = 12, 3/4,
मतलब 75 इतना दिन में करेगा, है ना। इतना दिन में 13.75 दिन में जो है मोहन इतना काम करेगा, मतलब मोहन सोहन को इतना दिन और चाहिए काम करने के लिए। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल था कि एक दिन में मोहन कितना किया, एक दिन में सोहन काम किया, उसको निकाल लिया, दोनों मिलकर एक दिन में कितना किया वो फाइंड कर लिया। 5 दिन तक दोनों साथ काम करता है, फिर हमने वो फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक काम टोटल होता है तो 20 में, एक में से 9/20 घटाएंगे तो 11/20 बचेगा। मोहन जो है एक दिन में, मतलब एक काम करता है 25 दिन में, तो 11 सोहन का 20 दिन का है ना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, एक्चुअली मोहन का ही निकाल लिया हमने, ये सोहन का पूछ रहा है ना, सोहन कितना दिन में पूरा करेगा, है ना। तो रेस्ट काम जो बचेगा, वो रेस्ट काम बचा आपका कितना, 1/9/20। ठीक, ये बचा 11/20, ये मोहन का निकाल दिया मैंने, सोहन का पूछ रहा है। ठीक है, तो सोहन अकेला कितना दिन, बेसिकली मोहन छोड़ के चला जाता है, तो सोहन जो है 11/20 काम कितना दिन में करेगा। तो सोहन एक वर्क करता है कितना में, 20 डेज में। ठीक है, 20 डेज में करता है, तो 11/20 काम सोहन कितना में करेगा, तो 20 गुने 11/20, तो 11 दिन इसका आंसर हो जाएगा। बेसिकली सोहन के बारे में पूछ रहा है, मैंने पहले मोहन के बारे में निकाल दिया था। ठीक है, तो 11 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, बस जैसे कह रहा है वैसे आप करते जाइए, आराम से आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो देखते ही बनने वाला है। देखिए क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए, किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या का वर्ग होगा जिसके यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा नंबर होगा। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर में कौन कौन सा नंबर हो सकता है। ठीक है, वही यूनिट पे होगा। तो आपने देखा होगा कि या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 9 होगा, या 6 होगा, या 5 होगा, या फिर 9 होगा, या 64, 9 81, मतलब इतने ही नंबर यूनिट प्लेस पे हो सकता है। क्यों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का करेंगे तो 4, मतलब यूनिट प्लेस पे 4 होना चाहिए। 3 वाला होगा तो 9 होना चाहिए, 4 आएगा तो 4 4 16, फिर यूनिट प्लेस पे 4 होगा। 5 में तो 5 5 25, तो 5 होना चाहिए। फिर 6 में 36 होगा, 6 में 6 एक और आएगा, 6 होगा। तो अगर यूनिट प्लेस पे 1 से 9 तक का स्क्वायर करने पे जो नंबर यूनिट प्लेस पे आएगा, अगर वही यूनिट प्लेस पे होगा, वही नंबर, तभी उसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो ये देखिए आप, 2 जो है कभी भी यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 किसी का स्क्वायर करने पे 2 आता ही नहीं है यूनिट प्लेस पे, इसीलिए इसका आंसर कौन नहीं होगा। बाकी 9 भी आ सकता है स्क्वायर में, 6 भी हो सकता है, 6 भी होगा, 1 भी होगा, लेकिन 2 नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये तो देखते ही बनने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है, बस उसमें कुछ नहीं है, ये आपका खाली कैलकुलेशन है। ठीक है ना, खाली कैलकुलेशन है। आपको अगर देखिए इसमें क्या करना है, ये 217x प्लस है 131y इक्वल टू, ये बस लेंदी है और कुछ नहीं है, बहुत सरल, लेकिन आपको इसमें कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा। 130, इसका प्रोसेस समझ लीजिए, 131x है प्लस 217y है इक्वल टू, ये हो गया आपका 827। इसमें हमें क्या है, x एंड y का वैल्यू पता करना है, दोनों का वैल्यू क्या होगा। इस तरह का जब लीनियर इक्वेशन हो तो उसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, किसी को या तो x वाले को या y वाले को आपको एक लाना है। जैसे 131 है, 217 है, कुछ कहीं पे सेम नहीं है, कुछ ऐसे से मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक, तो हमें x का मल्टीपल या y का मल्टीपल दोनों में से कोई एक सेम लाना है, इक्वल करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम y को अगर सेम करें तो इस वाले को, फर्स्ट वाले को 217 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड वाले को 131 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, y वाला सेम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले को 217 से, ठीक, और सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 131 से। उससे क्या होगा, 131 गुना 217 जो होगा वही 217 गुना 131 हो जाएगा, फिर ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा कर लिया है क्योंकि बहुत कैलकुलेशन करना था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पहला वाला 470, फिर 89x हो जाएगा पहला वाला, ये इसको करेंगे मल्टीप्लाई 217 से, तो प्लस ये हो जाएगा आपका 427y, ठीक। और 913 को करेंगे फिर 217 से, तो वो हो जाएगा 19
81 21 ये हो जाएगा इसको। फिर उसी तरह से करेंगे मल्टीप्लाई इस वाले को 131 को 131 से करेंगे तो ये होगा हमारा 17 161 161 x होगा। फिर प्लस हो जाएगा ये आपका, ये तो सेम हो जाएगा 28427y और ये हो जाएगा आपका 108337। ठीक है, अब ये थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें से हम माइनस करेंगे क्यों कि माइनस करेंगे तब सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस ये माइनस हो गया, ये हमारा अब कैंसिल हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लिया हमने, तो ये बच गया हमारा 2992928x ये बच गया, ये तो कैंसिल हो गया। इसको जब हमने माइनस कर लिया तो ये बच आ गया हमारा 89784 हो गया। यहाँ से x इक्वल टू फाइंड कर लेंगे हम, जगह 89784 डिवाइड बाई 29928, तो ये आंसर यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 3। x का जो डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आएगा 3। तो x का वैल्यू जैसे फर्स्ट वाले में इसमें अगर हम पुट कर दें फिर, ठीक है, ये हो गया हमारा 217 गुने 3, ये होगा प्लस 131y, ये y पता करना है। फिर ये हो जाएगा हमारा 913। ठीक है, 913 हो जाएगा, ये 913 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर ये हो गया 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 हो गया। फिर 2 3 2 5 हो गया। ठीक है, 3 2 6 हो गया। ये हो गया हमारा 131y इक्वल टू 913 हो गया। यहाँ पे 131y इक्वल टू हो जाएगा 913 घटे 651 हो गया। ये हो गया हमारा 2, 11 में से 5 गया 6, बच गया 82। ठीक, 262 हो गया। तो यहाँ से y इक्वल टू फाइंड कर लेंगे 262 अपॉन 131, तो ये हो गया 2, है ना। y इक्वल टू हो गया 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 मतलब x इक्वल टू हो गया यहाँ पे 3 एंड y इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2। बस ये लेंदी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था सरल। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, किसी एक को x वाले को या y वाले को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे y वाले को किया है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 217 से, इसको कर दिया 131 से, तो ये आ गया दोनों। अब फर्स्ट माइनस सेकेंड को, मतलब सेकेंड को फर्स्ट में से घटा दिया, माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया तो नीचे वाले का साइन जो है इसका अपोजिट साइन यहाँ पर हो जाता है ना, ये अपोजिट साइन। तो ये जो साइन है, जब माइनस करने के बाद साइन बस ये अब इसका साइन हो गया, ये साइन अब इसका हो गया, ये साइन अब इसका हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस कर लिया, ये आ गया, फिर ये प्लस ये माइनस तो प्लस भी आ गया, यहाँ पे x को डिवाइड कर दिया 3 आ गया। और किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में किसी में x का वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 ही आएगा। तो सबसे आसान है, हमने फर्स्ट में पुट किया x का वैल्यू, तो यहाँ से 270 इंटू 3, x का वैल्यू 3 था, 131 y इक्वल टू 913, तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू आ गया 2। इस तरह से x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 आ गया। लेकिन उसमें क्या है, क्वेश्चन में आप पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ई ऑप्शन जो है ना, ई ऑप्शन जो है उसके कारण आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो जो एक्स वाई का ऑप्शन में वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन ऑप्शन में जो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, अगर बारी बारी से पुट करें जो सेटिस्फाइड कर देगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन ई वैल्यू के कारण जो ई ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, उसके कारण मैथ के क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन को पुट करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ई ऑप्शन के कारण ऐसा संभव नहीं है। तो चलिए, ये जो 66वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था पीटी में, वो सारे को हमने सॉल्व किया। अब जल्दी लेकर आएंगे हम जो डबल एओ का एग्जाम हुआ था 20 अगस्त को, उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करना है। तब तक के लिए